हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी स्पेशल क्लास का 5वां क्लास। ठीक है, चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद कितने के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत करते हैं। और अनुच्छेद 60 के तहत जो है खुद राष्ट्रपति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। ठीक है, चलिए इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितनी भी नियुक्तियां हैं, सब हम एक जगह कर दिए हैं। आप लोग इनको देख लें। देखिए अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति जो करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, अनुच्छेद 69 के तहत जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हाईकोर्ट के जो जज होते हैं अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इनको भी ये भी आपको याद रखना है। जितने भी ये पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोग इसको देख लें। अगला आपको याद रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको कोई नियुक्त नहीं करता है, कोई शपथ नहीं दिलवाता है, और यह वर्णन लोकसभा के बारे में 99 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 148 के तहत जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जितने भी ये सारे पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको याद कर लें। ठीक है, अगला आपको याद रखना है, अनुच्छेद 316 के तहत जो है लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 316 के तहत। अनुच्छेद 324 के तहत जो है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 324 के तहत, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद ये रखना है कि अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। और अनुच्छेद 338 के तहत आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और उपाध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पॉइंट्स बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें या 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लें। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 5 है और इससे पहले 4 वीडियो और बनाए हैं, उनको भी आप लोग देख लें। मात्र यहाँ पर 15 पॉलिटी से संबंधित क्लास डाला जाएगा जो बिहार पुलिस के लिए मतलब स्पेशल के नाम से चल रहा है, बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी क्लास के नाम से, और इसको आप लोग देख लें। आपको पॉलिटी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, मात्र 15 क्लास, जिसमें से आज 5वां क्लास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आता है कि नगर निकाय में कुल कितने विषय हैं। तो नगर निकाय में कुल 18 विषय है और पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय है। चलिए इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लें। फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं हम सारा यहाँ जोड़ दिए हैं, आप लोग इनको देख लें। देखिए 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था और इसके तहत नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था नगर निकाय के बारे में, उसको लागू कब किया गया था? तो 1 जून 1993 को लागू किया गया था। 74वां संविधान संशोधन को लागू कब किया गया? 1 जून 1993 को लागू किया गया था। इसके तहत संविधान का भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9A जोड़ा गया था, याद रखना है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 के पीछे 243 के जेड जी तक इसको जोड़ा गया था। अनुसूची की बात किया जाए तो इसमें संविधान में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। कुल विषयों की चर्चा किया गया है, इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके तहत नगर निकाय को 3 नगर पालिका में विभाजित किया गया है, ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। पहला याद रखना है कौन कौन सा? तो पहला आपको याद रखना है नगर पंचायत। देखिए नगर पंचायत क्या होता है? तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित वाला जो क्षेत्र होता है उसे नगर पंचायत कहते हैं और इसके प्रमुख जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं या सभापति होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नगर
निकाय को 3 नगर पालिका में विभाजित किया गया है। नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका परिषद, एक होता है नगर निगम। ठीक है, तो चलिए तीनों के बारे में आप लोग को बता देते हैं। नगर पालिका परिषद को क्या होता है, तो छोटे शहरी क्षेत्र जो होता है उसको नगर पालिका परिषद कहते हैं, और इसके प्रमुख इसके होते हैं कौन, अध्यक्ष या सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, याद रखना है। लेकिन नगर निगम क्या होता है, तो बड़ी शहरी जो क्षेत्र होता है वो नगर निगम होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं महापौर या मेयर होते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न आया है कि नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। नगर पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसे अध्यक्ष कहा जाता है, और नगर पालिका के भी जो प्रमुख होते हैं उनको अध्यक्ष कहा जाता है। तो जितने भी यहाँ पॉइंट्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संसद की प्राक्कलन समिति है। यहाँ पूछा गया है कि संसद की जो प्राक्कलन समिति होता है वो अस्थायी होता है या अस्थायी होता है या न्यायिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि संसद की जो प्राक्कलन समिति है वो अस्थायी होती है। चलिए हम बताते हैं संसदीय समिति क्या होती है, और एक एक करके सारे पॉइंट्स को आसान भाषा में। देखिए संसदीय समिति हम आपको इस तरह समझा देते हैं कि फिर दोबारा पढ़ने नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। आप लोग इसको समझ लीजिएगा तो बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार इनसे प्रश्न आता है, इनको ठीक से समझ लीजिए। देखिए संसदीय समिति क्या होता है, तो संसद का मुख्य काम क्या होता है, कानून बनाना होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और सरकार के काम पर नज़र रखना होता है, संसद का ये मुख्य काम होता है। लेकिन संसद के पास इतना समय नहीं होता है कि वह हर बिल की और रिपोर्ट की सरकारी खर्च का गहन जांच कर सके, इतना उसके पास समय नहीं रहता है। इसलिए संसद अपने सदस्यों में से जो उसके संसद सदस्य होते हैं उसी में से छोटी टीम बना लेता है, और यही छोटी टीमें समितियाँ कहलाती है, और इसका अलग अलग नाम होती है। समझ में आया? तो संसद के जो अपने सदस्य होते हैं उसी का कुछ छोटा छोटा टीम बन जाता है, कुछ चीज़ों के जांच के लिए, एक सरकारी खर्चों की जांच के लिए, रिपोर्ट की जांच के लिए, तो वही टीमें समितियाँ कहलाती है। अब देखिए समितियाँ दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है और दूसरा अस्थायी होती है। जैसे अभी प्राक्कलन समिति पूछा गया था कि कौन से किसके अंतर्गत आती है, तो अस्थायी समिति के अंतर्गत आती है। तो संसद की जो समितियाँ होती है दो प्रकार की होती है, अस्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। चलिए एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। देखिए अस्थायी समितियाँ क्या होती है, यह समिति अस्थायी होती है, यानी लगातार काम करते रहती है। ये नाम में स्पष्ट है कि अस्थायी समितियाँ क्या होती है, ये समितियाँ अस्थायी होती है और लगातार काम करती रहती है, और इन्हें हर साल नियमित अंतराल पर पुनर्गठित किया जाता है। एक साल पर अस्थायी समितियों का गठन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए अस्थायी समितियों के अंतर्गत कौन कौन सी समितियाँ आती है। तो अस्थायी समितियों के अंतर्गत जो है वित्तीय समिति आती है, और इसके अंतर्गत जो है प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति आता है। लोक लेखा समिति आता है, आपको याद रखना है। अब देखिए एक उसके बाद में विभागीय समितियां भी आती है, विभागीय स्थायी समिति आती है। इसमें 24 समितियां होती है। पूछा भी गया है कितना बार एग्जाम में कि विभागीय स्थायी समितियां में कितनी समितियां आती है, 24 समितियां आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर नज़र रखती है। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं प्राक्कलन समिति क्या है और लोक लेखा समिति क्या है। ठीक है, आपको वो भी बताएंगे। पहले इससे पहले आपको और दो तीन पॉइंट्स याद रखना है कि वित्तीय समिति के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति आता है। विभागीय समिति क्या क्या होती है, अस्थायी होती है, और इसके 24 समितियाँ होती है। विभागीय अस्थायी समितियाँ में कितनी समितियाँ आती है, 24 समितियाँ आती है, जो सरकार की जो अलग अलग मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, उस पर नज़र रखती है। ठीक है, कि काम कैसे हो रहा है उस पर ध्यान रखती है। ठीक है, आगे देखिए जो विभागीय स्थायी समितियां होती है, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभागीय स्थायी समितियों के सदस्यों की संख्या कितना होता है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि विभागीय स्थायी समितियों के सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो 31 होता है, 21 लोकसभा से लिए जाता है और 10 राज्यसभा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विभागीय स्थायी समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है, और लोकसभा के सदस्य इसमें कितने होते हैं, 21, और राज्यसभा कितने होते हैं, तो 10। इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए अस्थायी समितियों के बारे में हम कुछ बातें बताते हैं आपको। देख लीजिए अस्थायी समितियाँ क्या होती है, तो आप लोग जानते हो, यानी इन्हें किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे काम पूरा होते ही इसको खत्म कर दिया जाता है। जैसे आपको पता होता है कि किसी विशेष बिल की जांच के लिए बनाई गई समिति होती है, या किसी बड़े घोटाला या मामला की जांच के लिए एक सरकार समिति बनाती है, तो वो सब अस्थायी समिति में आता है, जिसे तदर्थ समिति भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम अब एक एक करके हम आपको प्राक्कलन समिति और दूसरा बताएं लोक लेखा समिति के बारे में बताते हैं। यहाँ से बहुत प्रश्न आता है, हम कितना बताएं आपको, यहाँ से बहुत प्रश्न आता है। चलिए हम एक एक करके बता देते हैं सभी पॉइंट को। ठीक है, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ ध्यान देना है कि प्राक्कलन समिति के बारे में हम लोग, तो देखिए समिति कैसी होती है, अस्थायी समिति होती है। इसको सतत वित्त व्ययिता समिति भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है
कि यह सतत वित्त व्यवस्था समिति है। इसका मुख्य काम क्या होता है? सरकारी खर्चों में बचत लाने के लिए सुझाव देती है। मतलब कि सरकार कोई काम कर रहा है तो उसके खर्च में किस तरह बचत आ सकता है, उसके लिए सुझाव ये देती है। कौन? प्राक्कलन समिति। ये आपको याद रखना है कि सरकार मान के चलो कुछ इस प्रकार का ढांचा बनाया है जिसमें सरकार को बहुत अधिक खर्च लग रहा है, तो ये सुझाव देती है कि थोड़ा ढांचा में परिवर्तित करके कि इसको थोड़ा कम एक अलग प्रकार के ढांचे का सुझाव देती है और जिससे कम खर्च लगे। यानी बस ये ध्यान देना है कि ये सरकार के खर्चों में बचत लाने के लिए सुझाव देती है। प्राक्कलन समिति का दूसरा एक और पॉइंट्स कि इसके कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, विभागीय स्थायी समिति में देखे थे 31, इसका कितना होता है? 30 होता है। याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो इसके सदस्यों का चुनाव केवल लोकसभा में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्यों का चुनाव केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान ये भी देना है आपको कि मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। प्राक्कलन समिति का मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आपको देखना है समिति के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, तो समिति के जो प्राक्कलन समिति बनता है, इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसका अध्यक्ष जो होता है सत्ताधारी दल की तरफ से होता है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल की तरफ से होता है। और समिति की स्थापना 1950 में पहली बार किया था, जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है कि समिति की स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ था? तो जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला आपको ये भी याद रखना है कि क्या यह समिति सरकार की फैसलों पर सवाल उठा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, या फैसलों नहीं होगा, फैसलों होगा। फैसलों पर सवाल उठा सकती है, तो ध्यान देना है नहीं, केवल इसका काम में खर्चों में सुधार का सलाह देती है। ये समिति सरकार के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकती है, केवल खर्चों को सुधार का सलाह देती है। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोक लेखा समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्राक्कलन समिति और विभागीय स्थायी समिति आप लोग देख लिए, तो लोक लेखा समिति आप लोग समझ जाइए। तो देखिए, लोक लेखा समिति अभी हम आपको बताए थे कि स्थायी समिति के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच करना, जो कैग का रिपोर्ट आता है उसका जांच करना, और ये व्यय की जांच करती है। ठीक है, और व्यय की जांच करती है, सरकारी विनियोग की जांच करती है। किस व्यय की जांच करती है? तो सरकार की तरफ से जो खर्चे किए जा रहे हैं उसका ये जांच करती है लोक लेखा समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद में इसके सदस्य याद रखना है। इसके सदस्य याद रखना है 22 होते हैं। प्राक्कलन समिति के कितने होते हैं? 30 होते हैं। और विभागीय समिति के कितने होते हैं? 31 होते हैं। इसके कितने होते हैं? 22 होते हैं। और प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति के जो होते हैं 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। याद रखना है कि मंत्री इसका भी सदस्य नहीं बन सकता है। मंत्री लोक लेखा समिति का भी सदस्य नहीं बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। समिति के जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और वो प्राक्कलन समिति भी करते थे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि यहाँ अध्यक्ष दल का जो नियुक्ति होता है वो विपक्ष की तरफ से होता है। सत्ताधारी दल के जो व्यक्ति है उसको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, विपक्ष के दल के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी कितनी बार पूछा गया है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, आपको याद रखना है। स्थापना के बारे में बात की जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था लोक लेखा समिति की? तो 1921 में किया गया था। और प्राक्कलन समिति की आपको पता होगा 1950 में किया गया था, वो आपको याद रखना है। रिपोर्ट किसको सौंपती है? तो लोकसभा को ये अपना रिपोर्ट सौंपती है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। चलिए हम लोग राज्यों के गठन के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको दिखा देते हैं। इससे पहले एक बात बताते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इस चैनल पर प्रतिदिन जो है बिहार पुलिस से स्पेशल पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास आ रहा है। सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख लें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहे हैं बिहार पुलिस से रिलेटेड आप लोग के पास जल्दी पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में देसी रियासत कितने थे? तो 565 देसी रियासत थे। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ध्यान देना है कि 565 में से 3 ऐसे रियासत थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। कौन कौन सा रियासत था वो? तो एक जूनागढ़ था जो गुजरात में है, वहाँ मुस्लिम नवाब मोहम्मद खान, याद रखना है, मोहम्मद खान था, और वहाँ के लोग जो थे वो हिंदू थे, तो वहाँ जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। तो वहाँ के मुस्लिम नवाब का नाम क्या था? मोहम्मद खान था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। अगला आपको ध्यान देना है हैदराबाद के बारे में। ये हैदराबाद ही बहुत मतलब कि उस समय मिलना नहीं चाहता था भारत में, अपना एक अलग देश बनाना चाहता था। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, राजा जो थे, उसका नाम था उस्मान अली खान। वो क्या किया था कि वो भारत में मिलना नहीं चाहता था, तो इस कारण ऑपरेशन पोलो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाकर हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। तो ये भी याद रखना है कि किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो। और हैदराबाद के निजाम कौन था? उस्मान अली खान। ठीक है। जम्मू कश्मीर उस समय के बारे में ध्यान रखना है कि महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर में थे, और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में ये जम्मू कश्मीर वाला प्रांत को मिलाया गया। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए एक और पॉइंट्स आपको बताते हैं। आपको पहले ही पता है कि अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 के तहत फिर किसी विदेशी राज्य को मिलाया जाता है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन होता है। तो राज्य के गठन से यहीं से शुरुआत हम लोग करेंगे कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। ठीक है। अब देखिए 1950 के बारे में बताते हैं। 1950 में संविधान के द्वारा राज्यों को बांटी गई श्रेणियाँ। तो 1950 में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ये आपको याद रखना है। पहला भाग क, भाग ख, भाग ग और चौथा भाग घ। तो भाग क में ब्रिटिश प्रांत के राज्य थे, भाग ख में विधानमंडल वाली रियासत थी, और भाग ग में जो है मुख्य आयुक्त और प्रांत और कुछ रियासत इसमें थी, और भाग घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थे। ये भी पॉइंट्स याद रखना है कि 1950 के संविधान के द्वारा राज्यों की बांटी गई श्रेणियाँ 4 थी। ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठी, लेकिन धर आयोग और जेवीपी के जो आयोग समिति जो था ये अस्वीकार कर दिया था 1948 में, आपको याद रखना है। अगला चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि पहला भाषाई राज 1952 में जो है मद्रास राज्य की तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करने की मांग को लेकर पोटी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल के बाद 52 दिन के बाद क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको याद रखना है। ठीक है, 1952 में अब किसकी मृत्यु हुई थी? ये बार बार पूछा जाता है, पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करने की मांग को लेकर इनकी भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1953 में, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य मद्रास से अलग होकर इसका गठन किया गया। भाषाई आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला राज्य था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भाषाई आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला राज्य है, जानते हैं आप लोग। अब आगे पॉइंट्स आपको ध्यान देना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। सिफारिश याद रखना है कि इसने भाषा को पुनर्गठन का मुख्य आधार माना। लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला ध्यान देना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, जो भारत के राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम के तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो 4 श्रेणी में भारत के राज्य को बांटा गया था उसको समाप्त कर दिया गया था, और उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था बीपी सिंह के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद क्या था? तो राज्यों के बीच जो विवाद होते थे उसको निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। चलिए इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाते हैं। देखिए इनसे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं बिहार पुलिस में, वो सारे एक जगह हम किए हैं। आप लोग इनको देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था पहली बार 1990 में बीपी सिंह के समय किया गया था। वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसकी चर्चा है, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य काम क्या है? सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करना और उनके विवादों को सुलझाना। ठीक है, ये याद रखना है। अगला याद रखना है,
स्थापना का अधिकार, ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति सार्वजनिक हित में किसी भी समय इस परिषद का स्थापना कर सकते हैं। पहली बार इसकी स्थापना 1990 में किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति इसकी कभी भी इसकी स्थापना कर सकते हैं, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो किया गया था किसकी सिफारिश पर किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकारीय आयोग 1983 में जो गठित किया गया था, इसी की सिफारिश पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, सरकारीय आयोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। और याद रखना है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी बार बार पूछा जाता है। और परिषद की बैठक साल में कम से कम 3 बार किया जाता है। कितने बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और एक और बात याद रखना है कि गणपूर्ति बैठक शुरू करने, देखिए गणपूर्ति क्या होता है, तो बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक होता है इस बैठक को, ठीक है। और ध्यान देना है कि इसका एक सचिवालय होता है जिसे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी ये 1996 से कार्यरत है और इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। सेंट्रल के जो गृह मंत्री होते हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्य विधान परिषद में जो है न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो हो सकती है 40 हो सकती है, आपको याद रखना है। और अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम जो विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं उसका 1/3 हिस्सा अधिकतम हो सकता है, न्यूनतम 40 हो सकता है, ये आपको याद रखना है। चलिए इनसे बनने वाले सारे पॉइंट्स हम लोग देख लें। देखिए, तो आपको पता चल गया है कि विधान परिषद की न्यूनतम 40 हो सकता है, अधिकतम कुल विधानसभा के सदस्यों के 1/3 होता है, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, विधान परिषद तो देख लिए, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकता है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकता है। बिहार नहीं, विधानसभा की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकता है, अधिकतम 500 हो सकता है, ये आपको याद रखना है। और कुछ अपवाद में है, उन राज्यों का भी नाम याद रखना है। गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुडुचेरी, विधानसभा की न्यूनतम संख्या यहाँ 60 से कम है, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक विधानसभा सीट वाले जो राज्य हैं वो कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ विधानसभा की 403 सीटें हैं। और सबसे अधिक लोकसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और भी आपको 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए बताते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कि विधानमंडल की चर्चा, अनुच्छेदों बता देते हैं आपको। विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया है। विधान परिषद की चर्चा 169 में किया गया है और विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया है और राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 181 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कब स्थापित हुआ था, तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला उच्चतम न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। और भारत का पहला हाईकोर्ट पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तो बता दिए कि कलकत्ता में 1774 में, और हाईकोर्ट पूछा जाएगा तो 1862 में कलकत्ते में स्थापित हुआ था। और भारत का जो नई दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 1950 में किया गया है, 28 जनवरी 1950। और बिहार में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न जो है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के पद में भी परिवर्तित किया गया था, ये आपको याद रखना है कि पहले जो बंगाल के गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल के पद में भी परिवर्तित किया गया था इस एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, आपको उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। और 1862 में जो है भारत का पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था, ये आपको याद रखना है। और बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था, ये आपको याद रखना है। जिस तरह ऊपर हम लोग देखें कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे और उसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है गवर्नर को गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग था, यह भी आपको याद रखना है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ये भी याद रखना है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये भी आपको याद रखना है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालचारी, ये भी आपको याद रखना है। इस सबका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग याद कर जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है। आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग का गठन जो याद रखना है कि अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 324 के तहत जो है 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति
वोट दे सकते हैं, उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 343 के तहत कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। चलिए इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखा देते हैं। देखिए, पहला कि संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन का वर्णन है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं आपको हम दिखा दें और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाएं या इसको 2-3 बार देखकर याद कर जाएं, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन आपको याद रखना है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है और इसका गठन पहली बार 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के भी रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बिहार पुलिस ने कितना बार पूछा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह अनुच्छेद 326 में कहा गया है। और सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान देना है कि मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और किस प्रधानमंत्री के समय, तो राजीव गांधी के समय ये किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और या 65 वर्ष की आयु तक, ये भी आपको याद रखना है। उसकी जब तक 65 वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति की है तो जो पहले हो जाए उसके तहत, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार उपयोग किया गया था केरल के उपचुनाव में 1982 में, ये भी आपको याद रखना है। और नोटा के बारे में आपको याद रखना है कि नोटा पहली बार 2013 में शुरू किया गया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था, तो 1951 में आया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था, 1951 में आया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, ये बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था पहली बार, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। चलिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी हम आपको आसान भाषा में देते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानने से पहले उनसे पहले जो 2-3 पॉइंट्स बता रहे हैं उसको समझ लीजिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया। संविधान का भाग जो 9 है, अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और पंचायती राज में टोटल 29 विषयों की चर्चा की गई है। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लें या 2-3 बार इसको देख लें, ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, ये भी बार बार पूछा जाता है, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें जो होती है महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था में जो 50% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था। दूसरा राज्य 1959 में अपनाया था पंचायती राज व्यवस्था, वो था आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति जो था 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत राज की वकालत किया था। अशोक मेहता समिति 1977 में द्विस्तरीय पंचायत की वकालत किया था, ठीक है, ये भी याद रखना है। जीवीके राव समिति जो था 1985 में जो है जिला स्तर को सबसे महत्वपूर्ण बनाने की बात कहा था। और एलएम सिंधु समिति जो है 1986 में ग्राम सभा को मजबूत बनाने पर जोर दिया था, ये आपको याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम आपको यहाँ पर सब बता दिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप लोग याद कर जाइए, ठीक है फ्रेंड्स, या दोबारा देखकर इसको याद कर जाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय शामिल है। तो देखिए, राज्य सूची में जो है टोटल विषय वर्तमान में जो है 61 हैं, और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 66 थे। चलिए हम बताते हैं। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 तरह की सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाता है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाता है, लेकिन लागू केंद्र का होता है। अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना दे तो केंद्र का लागू होता है। संघ सूची में जो है संविधान जब लागू हुआ था उस समय 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं, ये आपको याद रखना है। राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची में याद रखना है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनसे बची हुई जो विषय हैं
उनको अवशिष्ट सूची में डाला जाता है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग मेरी भावनाओं को समझें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।